Subscribe to our channel for more updates. This is Subhash Chandra Bose speaking to Indians in East Asia. भारत के स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो कई स्वतंत्रता सेनानियों के चेहरे आपकी आंखों के सामने आ जाते होंगे। इन्हीं में से एक अद्भुत व्यक्तित्व वाले थे सुभाष चंद्र बोस। बोस एक वीर थे जिन्होंने भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने के लिए अपने कई हदों को पार की और भारत के हर नागरिक के दिल में अपनी जगह बनाई। आज हम बात करेंगे सुभाष चंद्र बोस की कि कैसे इन्होंने अपने जीवन को महान बनाया, जेल गए, कई देशों का भरोसा जीता, इंडियन नेशनल आर्मी की फिर से स्थापना की और कैसे उनकी मृत्यु कई लोगों के लिए आज भी राज है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 की दोपहर 12:10 पर उड़ीसा के कटक में हुआ। प्रभावती दत्त बोस इनकी माता का नाम था। सुभाष चंद्र बोस के पिता एक एडवोकेट थे जिनका नाम जानकीनाथ बोस था। बोस की प्राथमिक शिक्षा की शुरुआत 1902 में कटक के प्रोटेस्टेंट यूरोपियन स्कूल में हुई। आज ये स्कूल स्टीवर्ट हाई स्कूल के नाम से प्रसिद्ध है। 1913 में मैट्रिकुलेशन अच्छे नंबर से पास करने के बाद बोस प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ने गए। स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण की बातों का उन पर गहरा प्रभाव था। उनके कॉलेज के एक प्रोफेसर को पीटे जाने के केस में उन्हें कॉलेज से ही निकाल दिया गया। हालांकि वह इस इल्ज़ाम से सहमत कभी नहीं थे। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा ज्वाइन किया, जहाँ पर उन्होंने 1918 में फ़िलासफ़ी में बीए पास किया। आगे की पढ़ाई उन्होंने इंग्लैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से की। इसके बाद इन्होंने अपने पिता के इच्छा अनुसार इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन दिया, जिसको उन्होंने चौथे स्थान के साथ उत्तीर्ण किया। लेकिन वह अंग्रेज़ों की सरकार के लिए काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहते थे। इसी कारण उन्होंने 23 अप्रैल 1931 को सिविल सर्विसेज की जॉब से इस्तीफ़ा दे दिया। इसके बाद उन्होंने कई क्रांतिकारी काम किए। 1923 में उन्हें ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया। इसके साथ ही कई कारणों से उन्हें 1925 में अंग्रेज़ों द्वारा अरेस्ट किया गया और मैंडले के जेल में रखा गया। 1927 में जेल से निकलने के बाद बोस ने कांग्रेस पार्टी को जनरल सेक्रेटरी के रूप में संभाला। 1930 दशक के दौरान उन्होंने यूरोप की यात्रा की, जिसमें उन्होंने कई इंडियन विद्यार्थियों और यूरोपियन नेताओं से मेलजोल बढ़ाया। इसी दौरान उन्होंने द इंडियन स्ट्रगल नामक किताब का पहला भाग लिखा, जिसमें 1920 से लेकर 1934 तक सभी भारत की आज़ादी के लिए हुए आंदोलनों की चर्चा है। 1938 में बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं। बोस भारत को जल्द से जल्द आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन वो गांधी के अहिंसा की रणनीति से खुश नहीं थे। बोस अंग्रेज़ों के खिलाफ भारत की अपनी फौज बनाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी अहिंसा की राह पर चल के ही भारत को आज़ाद कराना चाहते थे। इन्हीं कारणों से बोस और गांधी के बीच दूरियां बढ़ती गई। 1939 में बोस को एक बार फिर कांग्रेस का प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया, लेकिन इस बार वो गांधी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया से जीतकर प्रेसिडेंट बने। बोस के प्रेसिडेंट बनने से गांधी जी सहित कई नेता खुश नहीं थे, इसलिए बोस ने प्रेसिडेंट के पद से इस्तीफा दे दिया। 22 जून 1939 को बोस ने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नामक एक पार्टी भी बनाई। इसके बाद बोस ने इंग्लैंड में लेबर पार्टी के नेताओं सहित अन्य नेताओं से भारत के भविष्य की बात की। इसके साथ ही बोस उस समय के सरकारी अफसरों से भी बात करना चाहते थे, लेकिन उस सरकार ने बोस से किसी भी तरह की बात करने से मना कर दिया। केवल लेबर पार्टी और कुछ दूसरे पार्टी के पॉलिटिशियंस ही बोस से मिलने के लिए राजी थे। लेबर पार्टी से बातचीत का असर तब दिखा जब उस पार्टी ने 1945 में ब्रिटेन में इलेक्शन जीता। लेबर पार्टी गवर्नमेंट के कार्यकाल 1945-1951 में ही भारत को आज़ादी मिली। सुभाष चंद्र बोस को अंग्रेज़ों ने कई बार अरेस्ट करके जेल में रखा। ऐसी ही घटना 1941 में हुई। अंग्रेज़ों ने बोस को कैद कर लिया। इसके विरोध में बोस ने 7 दिन तक भूख हड़ताल की। इसी कारण अंग्रेज़ों को बोस को जेल से निकालना पड़ा, लेकिन अंग्रेज़ों ने बोस को अपने ही घर में कैद कर दिया। बोस को पता था कि जेल में रहकर भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी नहीं दिलाई जा सकती, इसलिए बोस यहाँ से बाहर जाना चाहते थे। इसी बहाने वो अंग्रेज़ों के गार्ड से कम मिलने लगे और उन्होंने अपनी दाढ़ी भी बढ़ा ली थी। आखिरकार 17 जनवरी 1941 की रात
वो पठान के कपड़े धारण कर उस जगह से भाग गए। इसके बाद बोस पेशावर होते हुए 26 जनवरी 1941 को मियां अकबर शाह की मदद से रशिया पहुंचे। इसके बाद बोस जर्मनी गए। बर्लिन में बोस ने फ्री इंडिया सेंटर बनाने के साथ साथ 4500 सैनिकों की भारतीय सेना बनाई। इस सेना में ज़्यादातर साउथ अफ्रीका के अंग्रेज़ों के लिए लड़ने वाले भारतीय प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। जर्मनी भारत की फ्रेंडली कंट्री रशिया पर हमला करने वाली थी। इसके साथ ही कुछ घटनाएं ऐसी हुई जिसके कारण बोस का भरोसा हिटलर से धीरे धीरे उठने लगा और अंत में बोस अपनी सेना को लीडरलेस छोड़कर फरवरी 1943 में जापान चले गए। बोस जर्मन और जापानीज सबमरीन के द्वारा जापान पहुंचे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश इंडिया आर्मी को जापानीज आर्मी ने प्रिजनर्स ऑफ वॉर बना लिया था। ब्रिटिश इंडियन आर्मी के कैप्टन मोहन सिंह और जापानीज इंटेलिजेंस यूनिट के हेड फुजिवारा किकान ने बाजी द्वारा दिसंबर 1941 के अंत में इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया। मोहन सिंह और जापानीज ऑफिसर हिकारी किनान के बीच आपसी समझ की कमी होने लगी और धीरे धीरे मोहन सिंह का भरोसा जापानीज आर्मी से उठने लगा। उन्हें लगता था कि जापान इंडियन नेशनल आर्मी का खुद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। इसी कारण मोहन सिंह को जापानीज हिरासत में ले लिया गया और आईएनए को वापस प्रिजनर्स ऑफ वॉर के कैंप में भेज दिया गया। हालांकि 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए को फिर से खड़ा किया। इसके साथ ही साउथ ईस्ट एशिया में रहने वाले भारतीयों का सहयोग पाने में भी बोस सफल हुए। बोस ने महिलाओं के लिए आईएनए में एक अलग से यूनिट भी बनाई जिसका नाम रानी झांसी रेजिमेंट रखा गया। इस यूनिट का नेतृत्व कैप्टन लक्ष्मी स्वामीनाथन ने किया। बोस अपनी सेना को हमेशा मोटिवेटेड रखते थे। सेना पर कई कठिनाई आने पर भी बोस उन्हें अपना सपोर्ट देते रहते थे। सुभाष चंद्र बोस ने आईएनए बनाने के साथ साथ अपनी सरकार भी बना ली थी जिसका नाम आज़ाद हिंद गवर्नमेंट था। इस सरकार की अपनी खुद की करेंसी, पोस्टेज स्टैम्प्स और सिविल कोड्स था। इस सरकार को 9 देशों का समर्थन था। ये देश थे जर्मनी, जापान, इटली, चाइना, बर्मा, मंचाकुआ, फिलीपींस, क्रोएशिया, नानजिंग। आईएनए ने अंग्रेज़ों के खिलाफ पहली जीत आराकान, मणिपुर और नागालैंड में दर्ज की। जब आईएनए ने कोहिमा और इम्फाल में प्रवेश किया तो उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उनके पास खाने पीने की चीज़ें नहीं पहुंच रही थी। खराब मौसम और बारिश के कारण स्थिति और भी गंभीर होती गई। कई लोग बीमार पड़ते गए और उसी समय ब्रिटिश आर्मी ने उन पर हवाई हमले करना शुरू कर दिए। इन कारणों से आईएनए और जापानीज आर्मी की कंबाइंड सेना को पीछे हटना पड़ा। 2 सितंबर 1945 को सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और जापान को सरेंडर करना पड़ा। इसके साथ ही आईएनए को भी सरेंडर करना पड़ा। हजारों आईएनए के सैनिकों को अंग्रेज़ों ने बंदी बना लिया और उन पर जान चलाया गया। डेथ ऑफ सुभाष चंद्र बोस। 18 अगस्त 1945 को दोपहर के 2:30 बजे एक जापानीज प्लेन बोस को लेकर ताइवान के शहर ताइपे से उड़ान भरता है। कुछ समय बाद प्लेन से कुछ आवाज़ें आने लगी और पता चलता है कि प्लेन का लेफ्ट विंग का प्रोपेलर प्लेन से अलग होकर नीचे गिर गया, जिसके कारण प्लेन राइट की तरफ झुक गया और क्रैश हो गया। प्लेन में बैठे जापानीज लेफ्टिनेंट जनरल सुनामासा शीदे की तुरंत मौत हो जाती है। बोस और उनके साथी हबीबुर रहमान को ज़्यादा चोटें नहीं आई थी, लेकिन बोस के कपड़े पेट्रोल से पूरी तरह भीग गए थे। उन्होंने विमान के पीछे के गेट से निकलना चाहा, लेकिन सामान ज़्यादा होने के कारण वो गेट फंस चुका था, जिसके कारण उन्हें सामने से आग के बीच से निकलना पड़ा। बोस के कपड़ों ने आग पकड़ ली। अस्पताल ले जाने के बाद पता चला कि उनके शरीर में 3rd डिग्री बर्न्स आई है। इलाज के दौरान बोस कोमा में चले गए और 18 अगस्त 1945 की रात 9 से 10 बजे के बीच उनका निधन हो गया। इसके साथ ही बोस का आईएनए द्वारा भारत को आज़ाद कराने का सपना हमेशा हमेशा के लिए अधूरा रह गया। इस घटना के कारण कई भारतीयों को सदमा लगा। कई लोग इस घटना की सच्चाई पर भरोसा नहीं करते। आपका इस बारे में क्या सोचना है, कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। यदि आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी सीखा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।